गाइज, आपका अपना चैनल स्ट्रगल स्टूडेंट 2022 में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप सबके लिए क्लास 9th की मैथ यूपी बोर्ड का स्टार्ट कर दिया हूँ, जिससे कि आप अपनी तैयारी को और भी आसान बना सकते हैं। दोस्तों, आपको मैं इसमें सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं करवाऊंगा बल्कि बेसिक चीज़ भी बताऊंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको सिर्फ क्वेश्चन करवाना नहीं है बल्कि पूरा आपके दिमाग में छोटे छोटे चीज़ें जो है फीड करना है। तो मैं आपको पहली चीज़ बताऊंगा इसमें क्या होता है। जैसे संख्या पद्धति हमारा पहला टॉपिक हो जाएगा क्लास 9th का, संख्या पद्धति। तो मैं संख्या पद्धति के बारे में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से कितनी प्रकार की संख्याएं होती हैं या कौन संख्याएं होती हैं, उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं और बताता हूं क्लास 9th में क्या क्या है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमारा जो पहला अध्याय जो है संख्या पद्धति है। हम संख्या पद्धति के बारे में पूरे डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे और यहाँ पर देखेंगे जो संख्या पद्धति होता है क्या होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों संख्या पद्धति, ठीक है। इसको हम अंग्रेजी में नंबर सिस्टम बोलते हैं, नंबर सिस्टम, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, संख्या जो होता है तो आप उसे जानते ही होंगे, जो हमारी गिनती होती है उसी के हम संख्या बोलते हैं। और पद्धति माने होता है हमारा तरीका या निकाय, ठीक, या सिस्टम भी बोलते हैं। तो संख्याओं को जो लिखने का तरीका हो जाता है हमारा, वही संख्या पद्धति के अंतर्गत आते हैं। संख्या पद्धति में यही बताया जाता है कि आपको किस प्रकार से संख्याओं को लिखना है, उसके बारे में डिटेल से कैसे जानकारी प्राप्त करना है, उसी के बारे में संख्या पद्धति में बताया जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों सबसे पहले संख्याएँ, ठीक है। यहाँ पर हम सबसे पहले संख्याएँ के बारे में देखेंगे, नंबर, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, आपको संख्याएं देखना है कि संख्याएं कितनी प्रकार से होती हैं। सबसे पहला नंबर, तो यहाँ पर हम लिख दे रहा हूँ, संख्याएं जो हमारा हो जाता है वो दो प्रकार की हो जाती हैं दोस्तों, पहला और दूसरा। पहला जो हो जाता है हमारा हो जाता है वास्तविक संख्याएं, और दूसरा जो हमारा हो जाता है काल्पनिक संख्याएं, ठीक है दोस्तों। अब हम जानेंगे कि वास्तविक संख्याएं के अंतर्गत क्या आती है, काल्पनिक संख्याएं के अंतर्गत क्या आती है दोस्तों। तो यहाँ पर हम वास्तविक संख्याएं की अगर हम बात करते हैं तो इसे हम अंग्रेजी में रियल नंबर बोलते हैं, रियल नंबर, ठीक है दोस्तों। और काल्पनिक संख्याओं को इमेजरी नंबर बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, इमेजरी नंबर। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर रियल नंबर की दोस्तों, वास्तविक संख्याएं की, तो हमारी वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, उसी के बारे में हम पहले डिटेल से जान लेते हैं। उसके बाद में हम चलेंगे अपने चैप्टर की तरफ, अभ्यास 1 की, ठीक है। यहाँ पर हमारी जो वास्तविक संख्याएं हो जाती हैं वो कई प्रकार की हो जाती हैं। जैसे इसके अंतर्गत कई संख्याएं आएंगी, जैसे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक। यहाँ पर जैसे हम पहला लिखेंगे प्राकृतिक संख्याएं, दूसरा हो जाएगा बच्चों हमारा पूर्ण संख्याएं, तीसरा जो हमारा हो जाता है परिमेय संख्याएं, चौथा हमारा जो हो जाता है दोस्तों अपरिमेय संख्याएं, और जो पांचवा हमारा हो जाता है वो हो जाता है पूर्णांक। और भी हमारी संख्याएं हो जाती हैं जैसे भाज्य संख्याएं, एक हमारा और हो जाता है जिसे हम अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। हमारा और हो जाता है, यहाँ पर लिख दे रहा हूं, सम संख्याएं, और एक हो जाता है विषम संख्याएं। अब सबसे पहले हम इन जितनी भी संख्याएं दी हुई हैं उनके बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि किसे हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं, या यहाँ पर भाज्य अभाज्य कौन कौन सी किस तरह की होती हैं, हम उसके बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जैसे मैं आगे बताने वाला हूँ प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, यहाँ पर हम प्राकृतिक संख्याएं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि आप अनुमान लगा सकते हैं, जो जो प्राकृतिक के बारे में बताया गया है यहाँ पर, तो प्राकृतिक माने होता है कि जैसे हम जो प्रकृति में है उसे किस प्रकार से गिने, कहाँ से गिनना स्टार्ट किए हम, उसी के बारे में बताया गया। तो जैसे कि आप जानते हैं किसी भी वस्तु को हम जब गिनते हैं तो स्टार्ट जहाँ से करते हैं, अर्थात 1 से स्टार्ट करते हैं, तो वहीं से जो हमारी प्राप्त संख्याएँ आगे वाली हो जाती हैं उसी को हम प्राकृतिक संख्याएँ कहते हैं।
तो जैसे कि आप जानते हैं किसी वस्तु को गिनने के लिए हमें 1 से शुरुआत करना पड़ता है। तो हमारा जो जैसे एग्जाम्पल के माध्यम समझेंगे 1 2 3 एट सो ऑन। ठीक, जैसे कि आप जानते हैं वस्तु को जहाँ से गिनना स्टार्ट करते हैं वहीं से लेकर के और अनंत तक हमारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जैसे कि आप जानते हैं 1 2 3 4 5 6 एट सो ऑन, अर्थात अनंत तक। अब हम जानेंगे दोस्तों पूर्ण संख्याओं के बारे में। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों? आपको पूर्ण संख्याएं इस प्रकार से जानना है कि इसी के आगे आपको जीरो लगा देना है। यहाँ पर जैसे 0 1 2 3 एट सो ऑन तक दोस्तों, 0 1 2 3 एट सो ऑन तक आपका पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। अब आप पूर्ण संख्याओं के भी बारे में जान गए। अब आपको देखना होगा परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? तो दोस्तों आपको परिमेय संख्याएं देखना है कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। जब किसी संख्या को p अपान q के रूप में लिख दिया जाता है तो हमारा परिमेय संख्या हो जाता है। किंतु यहाँ पर एक शर्त है, q इज नॉट इज इक्वल टू 0। q 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारी परिमेय संख्या बिल्कुल भी नहीं होगी। यहाँ पर इन दोनों का HCF अर्थात इन दोनों का HCF जितनी भी हमारी संख्याएं दी हुई हैं उनका HCF यहाँ HCF इनका 1 होना चाहिए। ठीक है, परिमेय संख्याओं में शर्त है दोस्तों। मैं यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ। जैसे 2/3, ठीक, 22/7 आदि, ये हमारी संख्याएं क्या हो जाती हैं? परिमेय संख्याएं हो जाती हैं। दोस्तों परिमेय संख्याएं भी हो सकती हैं और प्लस में भी हो सकती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपरिमेय संख्याएं की। तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों अपरिमेय संख्याएं जो हो जाती हैं हमारी, जिससे p अपान q के रूप में ना लिखा जा सके, वही हमारी अपरिमेय संख्याएं हो जाती हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं √3, जैसे अगर हम बात करते हैं पाई, अब इसे हम p अपान q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं हम दोस्तों, जिस संख्या का हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं उसे हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, यहाँ पर पूर्णांक की बात करेंगे। ठीक है, पूर्णांक क्या होता है? तो पूर्णांक दोस्तों हमारा 0 से स्टार्ट भी होगा, इधर की तरफ जाएगा तो +1, इधर जाएगा +2, फिर +3 +4 ऐसे +5 ऐसे चला जाएगा। और यदि हम इधर जाएंगे तो हमारा हो जाएगा -1 -2, ठीक, इस प्रकार से -3 -4 -5 इस प्रकार से चला जाएगा हमारा पूर्णांक संख्याओं। तो आपको पता हो गया होगा दोस्तों कि पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं। दोस्तों पूर्णांक संख्याएं p अपान q के रूप में बिल्कुल भी नहीं होती हैं दोस्तों, सिर्फ ये होंगी पूरा पूर्णांक। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पूर्णांक लिखा गया है, यदि आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद होगा पूर्णधन अंक, अर्थात जो अंक हमारा पूरा पूरा हो उसे हम पूर्णांक कहते हैं। यहाँ पर पूर्णांक का तात्पर्य है दोस्तों कि आपको 0 पूरा लिखा गया है, 1 पूरा लिखा गया है, 2 पूरा लिखा गया है, -1 लिखा गया है, -2 पूरा लिखा गया है दोस्तों। इस प्रकार से आप जितनी भी संख्याएं देखेंगे वो हमारी संख्याएं पूर्णांक हो जाएंगी दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर भाज्य संख्याएं की। ठीक है, अगर हम बात करते हैं दोस्तों भाज्य संख्याएं की, तो ऐसी संख्याएं जो स्वयं से तो विभाजित हो जाए और किसी अन्य दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं, वो हमारी भाज्य संख्या हो जाती है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे दोस्तों। यहाँ पर जैसे हमने लिया 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या हमने 4 ले लिया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आप कि ये स्वयं जो है 4 से तो विभाजित हो रही है, यह संख्या हमारी 2 से भी विभाजित हो रही है। ये किससे विभाजित हो रही है? 2 से भी विभाजित हो रही है, 2 से भी विभाजित हो रही है दोस्तों। तो ऐसी संख्याएं हो जो स्वयं से विभाजित हो और किसी अन्य दूसरी संख्या से भी विभाजित हो, उससे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से और देखेंगे हम यहाँ पर 6 को आप देख लीजिए, 8 को देख लीजिए या 9 को देख लीजिए। इस प्रकार की जितनी भी संख्याएं होंगी जो स्वयं से विभाजित हों और किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, वो हमारी भाज्य संख्या हो जाती है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है दोस्तों कि सबसे छोटी, यदि आपसे कोई पूछता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्याएं कौन सी हो जाती हैं, तो आपको यहाँ पर बता देना होगा दोस्तों 4। ठीक है, यहाँ पर जो सबसे छोटी भाज्य संख्याएं हो जाएंगी 4। अब आप पूछेंगे कि 2 क्यों नहीं होता? तो 2 इसलिए नहीं होता क्योंकि आप यहाँ पर जानते हैं यदि हम 2 लिखेंगे तो ये सिर्फ 2 से ही विभाजित हो रहा है दोस्तों, इसीलिए ये हमारी भाज्य संख्याएं नहीं होंगी। और यहाँ पर 4 जो लिखा गया है, 4 स्वयं से तो विभाजित हो रहा है प्लस 2 से भी विभाजित हो रहा है। इस प्रकार हम बता सकते हैं कि 4 जो है हमारी भाज्य संख्याएं हो जाती हैं दोस्तों। अब हम दोस्तों बात करेंगे अभाज्य संख्याएं की। तो अभाज्य संख्याओं में दोस्तों यही सेम कंडीशन होगा, ऐसी संख्याएं जो स्वयं से विभाजित हो जाए और किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो तो हमारी अभाज्य संख्या हो जाती है। अगर हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझें दोस्तों, तो ऐसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं 2 3 5
7 इस प्रकार से जितनी भी संख्याएं होती हैं दोस्तों हमारी अभाज्य संख्याएं हो जाती हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि जब 2 है तो 2 ऐसी संख्या है जो सिर्फ स्वयं से विभाजित हो सकती है और किसी अन्य संख्या से नहीं। इस प्रकार से दोस्तों हम बता सकते हैं कि 2, 3, 5, 7 अभाज्य संख्याएं हैं दोस्तों। यहाँ पर भी दोस्तों यह एक इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 हो जाती है दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं आगे की तरफ बताता हूँ। सम की अगर बात करें दोस्तों, सम संख्या की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो सम संख्याएं हमारी हो जाती हैं ऐसी संख्याएं जो केवल 2 से विभाजित हो जाती हैं, उसे हम सम संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे दोस्तों, जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे दोस्तों। एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा 2, 4, 6, 8 इस प्रकार से संख्याएं को हम सम संख्याएं कहते हैं। जहाँ पर ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं उसे हम सम संख्याएं कहते हैं। अब हम बात करेंगे विषम संख्याएं की दोस्तों। यहाँ पर विषम संख्याएं में ये होगी ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, अर्थात हम कह सकते हैं 3, 5, 7, 1, यहाँ पर 1 भी लिख लेंगे दोस्तों, 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस प्रकार से जो हमारी संख्याएं हो जाती हैं दोस्तों विषम संख्याएं हो जाती हैं। आशा है कि आप लोगों को इसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी प्राप्त हो गई होगी दोस्तों। दोस्तों यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आप सबके लिए लेकर आता रहूं दोस्तों मैंने आज से यह ठान लिया है कि आप लोगों तक मैं क्लास 9th का मैथ शुरू से लेकर बिल्कुल पहले चैप्टर से लेकर अर्थात संख्या पद्धति से लेकर और प्रायिकता तक आपको मैं साथ में लेकर चलने वाला हूं। आपको करना क्या होगा, आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा दोस्तों, ताकि हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप हमारे इस वीडियो को देख करके अपने मैथ को इतनी मजबूती के साथ बना लें ताकि किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं काल्पनिक संख्याएं की, ठीक है दोस्तों, तो काल्पनिक संख्याएं हमारी क्या हो जाती हैं उसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। वैसे तो दोस्तों हमारे क्लास में अर्थात क्लास 9th में काल्पनिक संख्याएं नहीं है, बल्कि आपको ये क्लास 11th में मिल जाएगा चैप्टर 5 में, जिसे हम बोलते हैं सम्मिश्र संख्या दोस्तों। आपकी क्लास में बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। जैसे मैं एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ कि यहाँ पर हमारी सम्मिश्र संख्याएं जो इमेजरी नंबर हैं या काल्पनिक नंबर हैं क्या होती हैं। जैसे यहाँ पर -3 दे दिया गया दोस्तों, -4 दे दिया गया अंडर रूट में, तो इस प्रकार से जो हमारी संख्याएं हो जाती हैं वो काल्पनिक संख्या हो जाती हैं। इसका मान हम नहीं निकाल सकते, इसका मान भी नहीं निकाल सकते, लेकिन यही कक्षा 11 में जब हम क्लास 11 में जाएंगे तो इसी का मान हम निकाल देंगे दोस्तों, तो इसी को हम काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं अपने चैप्टर की तरफ अभ्यास 1.1 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों आगे की ओर हम चलते हैं कि कहाँ पर हमारा अभ्यास 1.1 की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर जैसे आपको देखना है दोस्तों, प्रश्नावली जो हमारी 1.1 है इसे आपको सही ढंग से देखना होगा दोस्तों। यहाँ पर आपको देखना है क्या 0 एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये कह रहा है दोस्तों 0 एक परिमेय संख्या है। क्या कह रहा है ये, 0 एक परिमेय संख्या है दोस्तों। यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन हो जाएगा, ये कह रहा है क्या 0 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। दोस्तों आपको मैंने बताया है कि जो परिमेय संख्या हो जाती है वो P/Q के रूप में होती है दोस्तों, और ये भी बताया है कि जहाँ पर Q 0 के बराबर ना हो दोस्तों। तो इन्होंने कहा क्या 0 एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर हम देखेंगे हल के माध्यम से हल करेंगे। यहाँ पर जो 0 लिखा गया है दोस्तों यह एक परिमेय संख्या है, यही पूछा गया है। तो यहाँ पर 0 के नीचे आप देख सकते हैं हर में 1 लिखा गया है दोस्तों, हर में 1 लिखा गया है। ये हमारी हो जाती है P और ये हो जाती है Q, ये भी आप जानते हैं। और आपको यहाँ ये भी देखना है कि जब P/Q के रूप में कोई संख्या हो जाती है तो हमारी परिमेय संख्या हो जाती है। इस प्रकार से हम बता सकते हैं दोस्तों कि 0 हमारी परिमेय संख्या हो जाती है दोस्तों, तो हमारा सत्य हो जाएगा दोस्तों। ठीक, अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब इसे हम हल करेंगे दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, संख्याएं ज्ञात कीजिए।
दोस्तों आपको यहाँ पर देखना होगा इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करते हैं दोस्तों, आपको ध्यानपूर्वक देखना होगा दोस्तों। यहाँ पर जैसे लिखा गया है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो आपको करना क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर देखना होगा कि जो 6 संख्याएं लिखी गई, जो 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है दोस्तों, उसके बीच में ज्ञात करना है दोस्तों। जो 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है, इन 3 और 4 के बीच में ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना होगा, 6 प्लस, यहाँ पर लिखेंगे 6 + 1 = 7 से अंश तथा हर में गुणा करना होगा, गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करने पर। हमारे कहने का मतलब यह है दोस्तों, यदि यहाँ पर जितनी भी संख्याएं दी हुई हों उनमें एक जोड़ करके इनमें उसी संख्या से अंश तथा हर में गुणा कर देना होगा। जैसे यहाँ पर देखना है 3 लिखा गया है और 4 लिखा गया है दोस्तों। दोस्तों जैसे मैंने बताया है आपको कि यहाँ पर इसके नीचे एक रहता है, ठीक, एक रहता है, ठीक। अब यहाँ पर हमने बताया कि अंश तथा हर में 7 से गुणा करना है, तो यहाँ पर बेसिकली आप कर देंगे, ठीक, 3 × 7 बटे में 1 × 7, और यहाँ पर ऐसे लिखते जाएंगे 4 × 7 बटे में 1 × 7। अब इसे हल करेंगे दोस्तों, 3 × 7 = 21, 7 × 1 = 7 और 4 × 7 = 28, 7 × 1 = 7, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो 21/7 और 28/7 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं बहुत ही आसानी से ज्ञात कर लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, जो हमारी जो संख्याएं हो जाएंगी, 21/7 है तो दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 22/7, ठीक है, फिर 23/7, फिर 24/7 और 25/7, 26/7, 27/7। इस प्रकार से आप देख रहे होंगे यहाँ पर पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, पांचवी संख्या, छठी संख्या। इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं हमारी यही होंगी दोस्तों। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों तीसरा क्वेश्चन हमारा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए दोस्तों। सेम दोस्तों इसी प्रकार से करना है दोस्तों। हल करते हैं दोस्तों। हमारा तीसरा क्वेश्चन था दोस्तों 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों कि किस प्रकार से इन क्वेश्चन को हम हल करते हैं दोस्तों। तो जैसे कि हमने आपको दूसरा नंबर बताया है, सेम उसी प्रकार करना होगा दोस्तों। यहाँ पर आपको देखना होगा दोस्तों, जो 5 लिखा गया है, आपको हमने बताया कि जितना लिखा गया हो उसमें एक जोड़ देंगे, उसके बाद में उसी संख्या से अंश तथा हर में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 + 1 = 6 से अंश तथा हर में गुणा करने पर, गुणा करने पर, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर हमारी संख्या दी गई है 3/5 और 4/5, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर बताया आपको 6 से गुणा करना है, तो यहाँ पर हम करेंगे 3 × 6, 5 × 6 और 4 × 6, 5 × 6, ठीक है। अब इसका हम मल्टीपल कर देंगे दोस्तों, 3 × 6 = 18 बटे में 5 × 6 = 30 और 4 × 6 = 24, 5 × 6 = 30, ठीक है। अब आपको देखना है कि जो हमारी 5 संख्याएं हैं इन्हीं के बीच में होंगी। जैसे यहाँ पर 18/30 लिखा गया है, तो अगली हमारी संख्याएं हो गई, अगली हमारी संख्या हो जाएगी 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। इस प्रकार से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, पांचवी संख्या। जैसे कि आप यहाँ पर बता दिए हैं कि 3/5 और 4/5 के बीच में हमारी जो 5 संख्याएं निकली हैं वो यही होंगी, ठीक है दोस्तों। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपको यहाँ लिखना होगा, अतः 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं बराबर, ठीक है, यही आपको लिख देना होगा। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। बस दोस्तों। अब दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
दोस्तों हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर जो हमारा पहला हो गया है, दूसरा, तीसरा, यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो कह रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये पूछ रहा है क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? हाँ जी, बिल्कुल होती है, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर बताया है, यहाँ पर बता रखा है दोस्तों, यहाँ पर जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं होंगी। यहाँ पर चूंकि जानते हैं कि आप प्राकृतिक संख्याएं हमारी 1 से शुरू होती हैं और पूर्ण संख्याएं हमारी 0 से शुरू होती हैं दोस्तों। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप 1 से स्टार्ट हो रहा है और 1 इसके अंदर में आ गया है। इस प्रकार से बता सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, क्योंकि पूर्ण संख्याएं के पास 0 है और प्राकृतिक संख्याएं के पास 0 नहीं है। इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं तो होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये हमारा हो जाएगा सत्य दोस्तों, ठीक है। यहाँ हमारा सत्य कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जो पूर्णांक दे रखा है दोस्तों 0 +1 +2 -1 -2, यह कह रहा है कि ये पूर्णांक होती हैं। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि जो पूर्णांक होते हैं हमारे वो प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी होते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या कभी भी माइनस में नहीं होती है। इसलिए हम कहेंगे कि सभी पूर्णांक संख्या दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा ये गलत हो जाएगा दोस्तों। अब तीसरा है हमारा प्रत्येक परिमेय संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती है, यहाँ पर देखेंगे तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों जो हमारी परिमेय संख्या होती है वो P/Q के रूप में भी होती है, और इसी के साथ साथ दोस्तों यह संख्याएं ऋणात्मक भी हो सकती हैं। जो हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं ये ऋणात्मक भी हो सकती हैं दोस्तों, और जो हमारी पूर्ण संख्याएं हैं वो ऋणात्मक नहीं हो सकती हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं हो सकती हैं दोस्तों। इसलिए ये भी हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा दोस्तों आज के लिए मैं अपना वीडियो यहीं तक रखता हूं। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हमारे द्वारा बनाया गया ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों, थैंक यू।